हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और भक्ति काल, ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये तो मैंने भक्ति काल पे बहुत सारे वीडियोस किए हैं, भक्ति काल में जो कवि हैं उन पे बहुत सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर भक्ति काल को ही क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, क्या ऐसी खास बात है। ऐसी बहुत सी बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो भक्ति काल का हाई है वो इतना ज़्यादा प्रभावी है, इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाला है कि आज भी संपूर्ण भारत के मानस पटल पर वो छपा दिखता है। तो उस पे हम लोग जाएंगे, भक्ति काल के विभिन्न आयामों को पे बात करेंगे अगले 10-15-20 मिनट में, और हम ये समझेंगे कि क्यों भक्ति काल को इतना स्पेशल माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल जो है ये चल रही है। ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल के साथ खास बात क्या है कि ये 15 मई तक चलेगी। पहली बात तो 15 मई तक ये चलेगी। 14 मई यानी कि आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये लास्ट डे है हिंदी साहित्य के इस बैच का, जो भक्ति काल से ही शुरू हो रहा है। तो अगर इस बैच से आपको जुड़ना है तो अभी आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इस हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं, जो मई बैच है, जो शुरू किससे हो रहा है, भक्ति काल से, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, चल ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इस पे हम आते हैं। देखिए, अगर हम कुछ पैमानों की बात करें, ठीक है, कि ये कारण हो सकता है शायद, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मानस पटल पे जो वर्तमान की जिंदगी है, मतलब आज भी हम जब देखते हैं तो भारतीयों के मानस पटल पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव रखने वाला एरा था, काल था, वो साहित्य था। तो कैसे कह सकते हैं, बता देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानस पटल पर प्रभाव। अगर हम मानस पटल पर प्रभाव की बात करें तो ये एक ऐसा साहित्यिक युग रहा जहां पे ऐसे ऐसे ग्रंथ रचे गए। जैसे अगर मैं बात करूं रामचरितमानस की, मैं 3 की बात, इनफैक्ट 4 की बात कर लेता हूं, आपके सिलेबस में जो 4 में, खैर मैं बात करूं रामचरितमानस की, ठीक है, मैं बात करूं सूरसागर की, मैं बात करूं बीजक की, क्या मैं बात करूं पद्मावत की। इन ग्रंथों को अगर आप देखेंगे, ठीक है, इन ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो एक चीज आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि ये 4 के चारों जो ग्रंथ हैं ये अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यहां पे आपको राम भक्ति धारा, यहां पे आपको कृष्ण भक्ति धारा, यहां पे आपको संत काव्य धारा, यहां पे आपको सूफी काव्य धारा देखने को मिलती है। लेकिन ये वो 4 ग्रंथ हैं जिन्हें अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज कितने लोगों को प्रभावित किया होगा, कि कितने लोगों की स्मृति में मानस पटल पे ये अंकित है, तो शायद ही संपूर्ण भारत में कोई ऐसा ग्रंथ हो जो इतने दूरस्थ स्तर पे भी लोगों को प्रभावित कर पाया। जैसे रामचरितमानस, मुझे नहीं लगता कि भारत के स्पेसिफिकली जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र ही होंगे जहां पे शायद आपको रामचरितमानस न दिखे। लगभग 90 से 95% भारतीय रामचरितमानस या उसके महात्म्य के बारे में जानता है, हिंदू वर्ग की मैं बात करूं, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रचलित है। जानने को तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं, चूंकि हमारी गंगा जमनी तहजीब रही, वो भी जानते हैं। सूरसागर की बात कर लीजिए तो सूरसागर के जो कृष्ण राधा जो प्रसंग है, या स्वयं जो कृष्ण का प्रसंग है, उनका जो बाल काल का प्रसंग है, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, अगेन मैं कहता हूं कि 85 से 90% भारतीय बहुत अच्छे से जानते, समझते, गाते, गुनगुनाते होंगे। मैं विस्तार की बात कर रहा हूं, प्रभाव की। बीजक, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कबीरदास को कोट नहीं करता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है। पद्मावत, भाई पद्मावत पे तो प्रॉपर मूवी बनी थी और वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी, लेकिन सिर्फ इस कारण कि पद्मावत में एक्ट्रेस थे, नहीं,
इस कारण कि पद्मावत का जो आधार था वो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा ग्रंथ, जो इतना ही ज्यादा सूफियाना तत्वों में समाहित है कि जो रहस्यवाद है सूफीज्म का, ठीक है, जो हम उसमें हकीकत की बात करते हैं, तरीकत हकीकत की जब हम बात करते हैं, उसका तत्व इतना ज़्यादा है इसमें पद्मावत में कि हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी सूफी जो फिलॉसफी को मानता होगा, समझता होगा, इससे प्रभावित होगा, और नहीं भी मानता होगा तो कहानी के तौर पे तो निश्चित तौर पे बहुत से आयाम ऐसे हैं जो पद्मावत को जोड़े रखते हैं। तो मानस पटल पे प्रभाव और उसके विस्तार की अगर बात की जाए तो भक्ति काल के ये 4 ग्रंथ संपूर्ण साहित्य काल के किसी भी ग्रंथ पे बहुत भारी पड़ सकते हैं, और बहुत भारी हैं, ठीक है। तो एक ये कारण है कि हम इसको मानते हैं। दूसरा क्या है, आप ये देखिए कि किसी रचना को, ठीक है, किसी रचना को अगर रचा गया है, ठीक है, तो जो रचना की हम लोग बात करते हैं, तो जो इन्होंने रचनाएं रची उसके पीछे की अगर वजह की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस बात से मुतमईन होंगे, संतुष्ट होंगे कि यहां पे कवि बनने के लिए या कवि के रूप में अपनी छाप छोड़ने के लिए किसी ने रचना नहीं की है। कोई भी कवि ऐसा, जिन चारों की बात कर रहा हूं, इन्होंने इस बाबत रचना नहीं की कि आज हम रचना करेंगे, कल हम बड़े प्रसिद्ध कवि होंगे, नहीं। दे ओनली एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ। उन्होंने खुद को क्या किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है, खुद के भावों को उन्मुक्त भाव से खुद के भावों को उन्मुक्त भाव से क्या किया, व्यक्त किया। खुद के भावों को क्या किया इन्होंने, उन्मुक्त भाव से व्यक्त किया, यही किया, ठीक है। समाज में चेतना लाना चाहते थे, ठीक है, समाज में चेतना लाना चाहते थे, ठीक। वो समाज जो डरा सहमा था, मुरझाया हुआ था, उसको वापस खिलाना चाहते थे, वापस समाज को उस धुरी तक लाना चाहते थे जहां पे समाज इस साहित्य के द्वारा, इस साहित्य के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंच सके जहां तक हर कोई मनुष्य समेकित भावना के साथ पहुंचना चाहता है। तो मानस पटल पे प्रभाव और रचना पीछे की वजह, ये 2 बहुत बड़े कारण हैं। मतलब रचना किसी राजा के सानिध्य में रह के नहीं की गई, ठीक है, किसी दरबारी किस्म की रचना को यहां पे नहीं लिखा गया। यहां पे जिन रचनाओं को लिखा गया वो बना गया, मतलब निर्माण किया गया, माफ करना, जिन रचनाओं को यहां पे लिखा गया, जिन रचनाओं का निर्माण हुआ, उद्देश्य क्या था, खुद के भावों को उन्मत्त भाव से व्यक्त करना और समाज में चेतना लाना चाहते थे, समाज को जागृत करना चाहते थे, समाज की बात करना चाहते थे। हम कह सकते हैं क्या कि समाज की बात करना चाहते थे, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा कुछ और कारणों की बात करूं जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इसको गोल्डन पीरियड मानने के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो हम कह सकते हैं कि विभिन्न दर्शनों का पाया जाना, विभिन्न दर्शनों का होना। अब ये दर्शन जो है ये इतने ज्यादा विस्तारित हैं कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपको सगुण कृष्ण भक्ति, राम भक्ति मिलती है, यहाँ पे सगुण कृष्ण भक्ति मिलती है, यहाँ पे आपको निर्गुण संत, और यहाँ पे आपको निर्गुण सूफी जो परंपरा है वो देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में ये जो 4 कवि हैं, 4 रचनाएं हैं, ये 4 दर्शन हैं। इसके अलावा अद्वैतवाद की बात कर ली जाए, विशिष्टाद्वैतवाद की कर ली जाए, शुद्धाद्वैतवाद की बात कर ली जाए, रहस्यवाद की बात कर ली जाए, सूफीवाद की बात यहाँ पे की ही है, हठ योग की बात कर ली जाए, कितने सारे दर्शन समाहित हैं इन साहित्यों में। क्या इतने दर्शन आपको किसी भी काल के, किसी भी अन्य काल के युग में मिलेंगे? उत्तर है नहीं मिलते। इतना विस्तारित जो दर्शन के हिसाब से कोई काल आपको नहीं मिलेगा, न दिखेगा। इस कारण भी इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इस कारण भी इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, इस कारण भी इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
इन कवियों को अगर आप देखें, मैं कवियों का नाम भी लिखवा देता हूं, ठीक है। अगर कवियों की बात की जाए तो कुछ प्रमुख कवियों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कवियों की बात कर लेते हैं। तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, कबीरदास, ठीक है, नानक यानी कि गुरु नानक, ठीक है, तुलसी, रहीमदास, मीरा, ठीक है, रैदास, जायसी, कुतुबन, मंझन, ठीक है, मलूकदास, दादू दयाल, रस खान, ठीक। इन कवियों को जरा गौर से देखिए, और बहुत सारे, मतलब कुछ के हमने नाम लिखे। इन कवियों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको इन सभी कवियों के व्यक्तित्व में अपने आप में एक नया अलग स्पेशल व्यक्तित्व और दर्शन दिखेगा। हर कवि ने किसी बात को बड़ी दृढ़ता से रखा और उस बात को आजीवन उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जिस तरीके से वो मन में रखते थे। जब रविदास कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। जब मलूकदास कहते हैं कि दास मलूका कहे अजगज करे न चाकरी, पंची करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो ये बेसिकली अकर्मण्यों के लिए है, वो कहे गए, ठीक है। दादू दयाल हो गए रस खान, मानुस हो तो वही रस खान। रहीमदास, रहीमन हीरा कब कहे लाख तको मेरा मूल। मीराबाई के पे तो मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखिएगा, ठीक है। नानक भाई, एक प्रॉपर जो सिखिज्म है, जो सिख धर्म है, उसके नीति नियंता, उसके प्रमुख निर्धारक, उनके संस्थापक नानक देव रहे, ठीक है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कुतुबन, इन सब पे तो बात होती ही है। बात यह है कि जितने कवि हैं अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, दर्शनों यानी कि फिलॉसफीज की क्या है, दर्शनों की क्या है, प्रतिमूर्ति है। और जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं, जिन भी रचनाओं को आपने देखा भक्ति काल में, वो रचनाएं किसी के दबाव में नहीं, ठीक है। क्या है, उन्मुक्त रचनाएं, उन्मुक्त रचनाएं हैं, बिना किसी के दबाव की, किसी का कोई दबाव नहीं, ठीक है। जो चाहा वो लिखा, वो कहा और लिबरेट किया, लोगों को एक अलग भाव से क्या किया, मूर्त रूप से मजबूत किया, सशक्त किया। यह बड़ा योगदान था इन कवियों का और इस कारण इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसीलिए ग्रियर्सन की बात कर ली जाए या शुक्ल जी की बात कर ली जाए, तो द्विवेदी जी की बात कर ली जाए, लब्बोलुआब यह निकल के आएगा कि जो भक्ति काल है ये गोल्डन पीरियड है। और वो तो हम पढ़ते ही नहीं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास, बाकी कवि खदोस समझा था करत प्रकाश। तो ये भी है, तुलसीदास को लेके भी है, कबीरदास को लेके भी है, अलग अलग कवियों को लेके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह पे बड़े अच्छे बिंदुओं को, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को बहुत मानते थे, शुक्ल जी तुलसीदास को बहुत मानते थे। निश्चित तौर पे सूरदास के लिए मैंने बता ही दिया कि सूर सूर तुलसी शशि। तो हर कवि का अपना एक प्रबुद्ध वर्ग है जो बहुत मानता है, बहुत इज्जत करता है, और हर कवि ने अपनी छाप छोड़ी। और भाषा की बात कर ले भाई, अगर आप इस तरह की भाषाओं को देखें तो भाषा में भी एक संपूर्णता देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अवधि की, ठीक है, मैं बात करूं ब्रज की, आप यहां पे सूरदास को देख सकते हैं, यहां पे आप तुलसीदास को देख सकते हैं, यहां पे आप क्या कहते हैं जायसी को देख सकते हैं, या इन सब का मिक्स, पंचमेल खिचड़ी। जो पंचमेल खिचड़ी मतलब भाषा के रूप में भी क्या है, विभिन्न भाषाओं का समावेश। कबीरदास, रैदास सबकी भाषाओं में मिल जाएगा। तो भाषा के स्तर पे भी ये एक ऐसा काल रहा जहां पे आपको रचनाएं विविध भाषाओं में
संपूर्ण तरीके से उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखती हैं, और इस कारण भी इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। इस कारण भी हम इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। इस कारण हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का ये जो बैच है इसी भक्ति काल से शुरू हुआ है। आप इस बैच से जुड़ जाइए, आज अंतिम दिन है इससे जुड़ने का, ठीक है। अभी इसके पहले जब मैं भक्ति काल की पढ़ा रहा था तो देखिए मैं भागवत विशेषताएं, दार्शनिक आधार बता रहा था, किसका, निर्गुण ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा का। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ते हैं। आज अंतिम दिन है इस बैच से जुड़ने का, तो क्या करें, देर ना करें और इस बैच, हाँ, विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करिएगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नीचे लिंक भी दिया होगा, उस लिंक से आप इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।